अच्छा बच्चों, सबका शुक्रिया बच्चों, जिस जिसने ज्वाइन किया आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया बच्चों। हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा कोर्स, सेल्स टैक्स एडवाइजर का कोर्स है यहाँ पे बच्चों, जिसके लिए आज हम सब इकट्ठे हो रहे हैं। आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जहाँ से शुरू करेंगे बच्चों, दिस इज बेसिकली आयरस। आयरस से हम स्टार्ट करते हैं ताकि आप सब लोग थोड़ा सा जो एफबीआर का पोर्टल है उससे मुतारफ हो जाए। फ्रॉम वेरी बेसिक हम स्टार्ट करेंगे, फिर आगे मूव ऑन करेंगे। हम बेसिक आज रजिस्ट्रेशन की तरफ से चलेंगे आगे, तो दैट कि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना हो आईएरएस पोर्टल चलाने के अंदर। हमारा कोर्स इस तरह होगा बच्चों के, बस स्टार्ट में हम थोड़ा सा बेसिक से स्टार्ट करेंगे कि बड़ी इजी इजी चीजें रखेंगे स्टार्ट में, मतलब मींस कि जो वेरी वेरी बेसिक चीजें हैं जो आप सबका समझना बहुत जरूरी है, कि कल को आप लोग कहीं पे भी कंफ्यूज हो सकते हो या आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाए। आपके पास मल्टीपल तरह के क्लाइंट्स आते होंगे या आएंगे इंशाल्लाह। तो जो भी आएगा या जैसे भी होगा, तो आप लोगों को वो कोई बंदा कहेगा कि मैंने एनटीएन लेना है, मैंने रजिस्टर होना है, मैंने ये करना है, मैंने वो करना है, वगैरह वगैरह, तो वो इस तरह की बातें करते हैं। तो उसके लिए आप लोगों को थोड़ा सा आईरिस पोर्टल समझने की जरूरत होती है। तो थोड़ा सा मैं वहां से वेरी बेसिक से स्टार्ट करूंगा, फिर इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता हम मूव कर जाएंगे आगे। अच्छा बच्चों, थोड़ा सा बस ये एक तो आवाज़ का थोड़ा ख्याल रखिएगा, विद ड्यू रिस्पेक्ट बच्चों। आवाज़ आप लोगों ने बस थोड़ा सा कम ही रखिएगा, ये म्यूट रखिएगा अपना। जब सवाल पूछना ज़रूर अनम्यूट करें। वीडियो की अभी ज़रूरत नहीं है, जहाँ मुझे ज़रूरत पड़ेगी इंशाल्लाह मैं अपनी वीडियो ऑन करके आप लोगों को लाइव डिमॉन्स्ट्रेशन दूंगा इन चीज़ों की। तो आप लोग थोड़ा सा बस इन चीज़ों का थोड़ा सा ख्याल रखिएगा, सो दैट कि हम इसको आगे लेके चल सकें। अच्छा, स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी बेसिक थिंग्स बच्चों, जहाँ पे जिस तरह मैं आप सबको दिखा रहा हूँ, आप सबकी स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा एफबीआर की वेबसाइट। जैसे कि मैं एफबीआर लिखता हूँ यहाँ पे आप सबके सामने, तो ये एफबीआर मेरे सामने आ गया। तो यही वेबसाइट है जहाँ पर जो इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स और एफईडी ज्यादातर यहीं यहीं पे डेल्ट होते हैं। सबसे ज्यादा जो भी चीजें। अच्छा, बस बच्चों म्यूट रखिएगा विद ड्यू रिस्पेक्ट। अच्छा, ये एफबीआर की साइट है fbr.gov.p की, आप सबके सामने ये वेबसाइट आ रही है, सबको नजर आ रही है। इसमें आप सबने सबसे पहले बच्चों एक हम्बल सी रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग इस वेबसाइट पे जाएंगे, सारे के सारे बच्चे विदाउट एनी काइंड ऑफ एक्सेप्शन। आप सब इस वेबसाइट पे जाएं, और यहाँ पर आ रहा है आप लोगों के जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो लॉज हैं रेलेवेंट, आप लोगों ने यहाँ से डाउनलोड कर लेने हैं। अगर आप मोबाइल यूजर हैं तो मोबाइल पे बेशक कर लें, वैसे मैं रेकमेंड करूंगा लैपटॉप, क्योंकि ज़्यादातर लैपटॉप यूज़ होता है। तो या कंप्यूटर पीसी, जो भी आप जिसके ज़्यादा एक्सेस हो आपके पास, आप वो अपने पास ये जाएंगे इस वेबसाइट पे। इसी जगह पर आके यहाँ पे एक्ट्स आ रहा है, ऑर्डिनेंस आ रहा है, रूल्स आ रहा है। इन तीनों में से कहीं एक, किसी तीनों में से किसी एक जगह पे क्लिक कर दें। मैं ऑर्डिनेंस पे क्लिक कर देता हूँ, तो मेरे आगे ये पेज खुल जाता है। आप सब के सब, क्योंकि सेल्स टैक्स का कोर्स है, तो मैं थोड़ा सेल्स टैक्स का बताऊंगा एक तरह से। तो यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर मल्टीपल कवानीन आ रहे हैं, ये आप सबके सामने, ये जो एफबीआर की साइट पे लगे हुए हैं, एफबीआर रिकमेंडेड कवानीन है यहाँ पर जो लिखे हुए हैं। तो ये सारे आप लोगों को जो रेलेवेंट चाहिए, आप यहाँ से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। अपडेटेड कानून जो भी है वो यहाँ पर आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर सेल्स टैक्स पे मैं जाता हूँ, तो मैं सेल्स टैक्स पे क्लिक करूंगा। तो सेल्स पे क्लिक करने के बाद मेरे पास जो विंडो खुली है आप सबके सामने है, ये वाली बच्चों। इसमें सबसे टॉप पे आ रहा है सेल्स टैक्स एक्ट 1990 अमेंडेड अप टू 30 जून 2024। तो मैं इस पे क्लिक करूंगा तो मेरे पास लेटेस्ट सेल्स टैक्स एक्ट जो है वो डाउनलोड हो जाएगा, जैसे मेरे सामने ये आप सबके सामने खुल चुका है। तो इस तरीके से आप सब के सब बच्चों ने अपने पास सेल्स टैक्स एक्ट जो है हर वक्त रखना है, ताकि आप, और मैं पढ़ाऊंगा भी यहीं से, हमारा कोर्स यहीं से पढ़ा जाएगा। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आईरिस पे दिखाई जाएगी कैसे करनी होती है। तो ईच एंड एवरीथिंग आप सबके सामने यहीं से हम लेके चलेंगे। अच्छा, मैं एक दफा तो जस्ट रिवाइज करवा देता हूँ। एफबीआर की साइट पे जाएंगे, स्क्रॉल करेंगे नीचे, नीचे आएंगे जब, तो यहाँ पर आ रहा है एक्ट्स, ऑर्डिनेंस या रूल्स। मैं आपके लिए वैसे रूल्स पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैंने क्लिक करूंगा पेज वही खुल रहा है। यहाँ पर फिर सेल्स टैक्स एक्ट पे क्लिक करूंगा बच्चों। यहाँ पे फिर मेरे पास लेटेस्ट कानून आ जाएगा, मैं इसको क्लिक करूंगा तो मेरे पास ये डाउनलोड हो जाएगा। ये डाउनलोडेड वर्जन ये पड़ा है, और यहाँ पे लिखा होता है एज अमेंडेड अप टू 30 जून 2024, मतलब लेटेस्ट कानून जो है सेल्स टैक्स के रेफरेंस से ये आप सबके सामने मौजूद है। अच्छा, इससे आगे थोड़ा सा चलते हैं, थोड़ा वेबसाइट को जरा समझने की कोशिश करते हैं कि वेबसाइट क्या है, मजीद क्या क्या चीजें यहाँ पे मौजूद हैं। मैं यहाँ पे जरा मजीद नीचे जाता हूँ बच्चों के, यहाँ पर नीचे आ रहे हैं एसआरओ ऑर्डर्स, पब्लिकेशन, टैक्स पेज ऑडिट।
यहाँ पे एसआरओ नोटिफिकेशन आप लोगों का इसमें काफी ताल्लुक होगा। सेल्स टैक्स एक्ट में काफी दफा नए नए एसआरओ आ जाते हैं। अगर किसी को याद हो, बैक इन आई गेस 2022 या 2023 में, आई गेस हाँ 2023 में एक एसआरओ आया था। आपको अगर किसी को याद हो या नहीं याद हो, तो एक आपका सेल्स टैक्स चल रहा था 17% के हिसाब से, और यकदम जो सेल्स टैक्स है वो बढ़ के 18% कर दिया गया था। तो वो जो 18% किया गया था, उसके लिए फिर एसआरओ इशू हुआ था, और फिर बाद में इसको कानून का हिस्सा बना दिया गया। एसआरओ क्या होता है? इसको कहते हैं स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी ऑर्डर्स। ये जो स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी ऑर्डर्स या नोटिफिकेशंस, ये बाइंडिंग होते हैं हर हर टैक्स पेयर या हर बिजनेसमैन या पाकिस्तान में जितने भी इंडिविजुअल्स हैं, हर किसी पे बाइंडिंग होता है, ये कानून का हिस्सा होता है। इसके नीचे आ रहा है सर्कुलर्स, ऑर्डर्स, सर्कुलर्स। मैं भी दिखाता हूं बच्चों आप सबको ये सारा कुछ। ऑर्डर्स और सर्कुलर्स क्या होते हैं? ऑर्डर्स और सर्कुलर्स वो कवानीन होते हैं, ये वो रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं जो कि बाइंडिंग हुआ करते हैं ऑन द ऑफिसर्स ऑफ एफबीआर। मतलब क्या है कि ऑफिसर को अगर कोई डायरेक्शन देनी हो, ऑफिसर को समझाना होगा ये काम इस तरीके से होना चाहिए, कोई भी चीज जो डायरेक्शन दी जाती है, वो सर्कुलर या ऑर्डर के थ्रू अपने एफबीआर ऑफिसर्स को डायरेक्शन दिया करता है। ये गवर्नमेंट के अफसरान के ऊपर लाजमी हुआ करता है, मींस एफबीआर के अफसरान के ऊपर। जबकि एसआरओ कानून का हिस्सा होता है, और ये बाइंडिंग होते हैं तमाम के तमाम पाकिस्तान में जितने भी लोग रहते हैं या पाकिस्तान में जो बिजनेस एक्टिविटी करते हैं उसके ऊपर। फिर आगे आते फिर इसी को जैसे खोल लेते हैं, जैसे एसआरओ खोलते हैं। जैसे एसआरओ पे मैंने आप सबके सामने क्लिक किया, तो यहाँ पर इनकम टैक्स के एसआरओ, सेल्स टैक्स के सेल्स टैक्स के क्रोनोलॉजिकल तरीके से जो रखे हुए ऑर्डर, जो एफईडी के। फिर इसी तरह यहाँ पे आ गया है कस्टम्स, कस्टम्स के एसआरओ, एक्टिव इंपोर्ट के और एक्सपोर्ट के, और जो पुराने हैं एसआरओ वो सारे यहाँ पर पड़े हैं। फिर यूएनएससी रेजोल्यूशन जो इसके आ रहे एसआरओ सामने आपके। अभी मैं जैसे सेल्स टैक्स के एसआरओ पे क्लिक करता हूँ, तो ये सारे के सारे डेट वाइज जो लेटेस्ट होगा वो टॉप पे होगा, वो यहाँ पर पब्लिश हुए हुए हैं। अब मैं जैसे फॉर एग्जांपल किसी पे भी क्लिक कर देता हूँ, ये एक था रिसेंडिंग नोटिफिकेशन। ये क्या कहना चाह रहा है कि इन एक्साइज ऑफ पावर्स, वैसे मैं पढ़ के वैसे ही बता रहा हूँ, अभी इस पे हमारा जिक्र नहीं हो रहा, लेकिन समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। वो कहना क्या चाह रहा है कि जो भी सेल्स टैक्स एक्ट 1990 के सेक्शन 13 के हिसाब से फेडरल गवर्नमेंट ने क्या किया कि ये जो एसआरओ थे, एसआरओ 1501, 321 और ये 2022 के और 21 के जितने भी एसआरओ हैं, रिसिंड कर दिए, जिसका मतलब है कि खत्म कर दिए हैं। तो ये जो पुराने एसआरओ थे उसको खत्म कर दिया गया थ्रू दिस एसआरओ। पुराने एसआरओ को खत्म कर दिया थ्रू नया एसआरओ। तो अगर कोई एसआरओ एप्लीकेबल है तो वो रिसेंड नहीं हुआ करता। अगर चल रहा है वो रिसेंड नहीं होगा। लेकिन अगर कोई नहीं चल रहा तो उसकी वजह ये होगी कि वो कोई एसआरओ को रिसेंड कर दिया गया होगा। अब लेट से कि मैं यहाँ पर अमेंडमेंट सेल्स टैक्स रूल्स आ गया, जैसे ये आ गया एसआरओ, मैं इसको खोलता हूँ वैसे ही। बस बच्चों 1 मिनट रुकिएगा, ये नेट थोड़ा सा वो हो जाता है मिनट बाद यहाँ पे। जैसे ये, आई होप आप सबको आवाज आ रही होगी। किसी को मेरी आवाज में कोई इशू आ रहा है तो बच्चे बताओ। बच्चों मेरी आवाज का किसी को इशू आ रहा था पहले तो आई गेस वो होगा, लेकिन अब आई गेस खत्म हो गया। मैंने जस्ट एक नया एसआरओ खोला है। अगर कोई आवाज का किसी को इशू हो, बीच में ब्रेक हो रही हो मेरी आवाज, तो प्लीज मुझे बताइएगा, मैं थोड़ी देर के लिए खामोश होकर दोबारा से आपको रिपीट कर दूंगा। जितनी दफा मर्जी होगा मैं रिपीट करूंगा, परेशान ना होइएगा। इंटरनेट का ओवरऑल पाकिस्तान में इशू है, आप सबको पता है, तो उस पर मेरा कोई कसूर नहीं है, तो माइंड ना करिएगा इंटरनेट के ऊपर। अच्छा, अब जिस तरह ये एसआरओ आया है, एक एसआरओ की इन एक्साइज ऑफ पावर वगैरह वगैरह 8B में क्या किया उसने, फॉलोइंग फर्दर अमेंडमेंट, नई अमेंडमेंट डाल दी है। वहां पर पाकिस्तान एलएनजी लिमिटेड जो है उसको एंटर कर दिया है। अब वो जो भी इन द टेबल 1 इन कॉलम नंबर 1 आफ्टर सीरियल नंबर 13, ये नई एंट्री डाल दी गई है इस टेबल 1 के अंदर। तो कोई भी नई चीज अमेंड कर सकता है एसआरओ, कोई भी चीज नई एंट्री ऐड हो सकती है, कोई पुराना कानून जो है
वो खत्म किया जा सकता है, सारा का सारा एसआरओ किया जा सकता है। अब क्वेश्चन ये है, आप सबकी तरफ से मैं क्वेश्चन करता हूँ, कोई क्वेश्चन मुझसे करेगा कि भाई फिर इनकम टैक्स लॉ या सेल्स टैक्स एक्ट क्यों आता है, एसआरओ सारे के सारे एसआरओ क्यों नहीं है, या एसआरओ आने की जरूरत क्या होती है? तो उसकी बच्चों रीजन ये है कि मैं आपको समझा देता हूँ, अगर किसी को आवाज का मसला हो तो मुझे मुझे रोक दे बच्चों। अच्छा, उसका इनकम जो सेल्स टैक्स एक्ट है, उसका ये है कि कानून साल में एक दफा आएगा या मैक्सिमम दो दफा आएगा। अब आप लोगों को शायद पता है कि फाइनेंस एक्ट या बजट, जिसे हम दूसरे अल्फाज में बयान किया करते हैं, वो जो बजट आया करता है, उस बजट में एक फाइनेंस एक्ट पास होता है। उस फाइनेंस एक्ट में ये होता है बच्चों कि नए कवानीन लाए जाते हैं, पार्लियामेंट नए कवानीन को लेके आती है। अब जो पार्लियामेंट का कानून आता है और फिर पास हो जाता है, तो वो एक्ट की शक्ल बन जाता है। अब अगर लेट से कोई एक्ट बन गया, तो वो एप्लीकेबल हो जाएगा, वो एक्ट की जो भी डोमेन होगी वहां पे एप्लीकेबल हो जाएगा। अब आगे चलते हैं कि अगर कानून एक दफा आया और एसआरओ, अगर कानून एक दफा आया तो फिर एसआरओ क्यों आता है, या एसआरओ की क्या जरूरत पड़ गई कि एसआरओ आया? तो अब इसकी रीजन ये है कि एसआरओ इसलिए आया करता है बच्चों कि अगर कोई भी चीज हम क्या कहते हैं नहीं ला सकते, बजट वो पूरी असेंबली नहीं बैठ सकती फॉर सम रीजंस, तो एक एफबीआर के पास पावर है, फेडरल गवर्नमेंट के पास पावर है, और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के पास पावर है कि वो खुद से कोई नई तरमीम कर दे कानून के अंदर। ये कानून ही उसको पावर देता है, सेल्स एक्ट पावर देता है फेडरल गवर्नमेंट को, सेल्स एक्ट पावर देता है मिनिस्ट्री को, और सेल्स एक्ट एफबीआर को पावर देता है कि आप कोई भी कानून में गलती हो, कोई कानून में चीज ऐड करनी हो, कोई कानून से चीज निकालनी हो, कोई पिछले कवानीन खत्म करने हो, नए कवानीन डालने हो, तो आप कर सकते हैं। लेकिन फिर जब करते हैं तो जो भी एसआरओ आएगा बच्चों, वो हर साल असेंबली में पेश होगा। अगर वो असेंबली में पेश होके अप्रूव हो गया, बाजुकात कानून का हिस्सा बन जाते हैं, बाजुकात एसआरओ की शक्ल एक साल मजीद बढ़ा देते हैं। तो ये इस वजह से एसआरओ आया करते हैं। किसी को एसआरओ पे कोई सवाल या कोई मसला या कोई परेशानी तो नहीं है? एनीवन जिसको कोई एसआरओ की समझ ना आ रही हो ये है क्या चीज, तो प्लीज पूछे बच्चों। मैं आगे मूव ऑन करता हूँ बच्चों। आप लोग फ्री होते हो, आप लोग माइक जब मर्जी ऑन करो, मुझसे सवाल जितने मर्जी पूछो, कोई मसला नहीं है बच्चों। अच्छा, इसी तरह ऑर्डर्स एंड सर्कुलर्स होते हैं, मैं आगे मूव ऑन कर रहा हूँ। सवाल होंगे बच्चों तो दरमियान में बेशक पूछ लीजिएगा। ऑर्डर्स और सर्कुलर्स होते हैं, मैं इस पे जैसे क्लिक करता हूँ तो ये यहाँ पर इनकम टैक्स जनरल ऑर्डर जो भी है आ गए, इसके बाद एफईडी के आ गए, सेल्स टैक्स के सर्कुलर्स, ये सारे के सारे आ गए। तो इस सेल्स टैक्स के सर्कुलर्स में, जहां तक मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले, कि जितने भी सर्कुलर होते हैं वो बाइंडिंग होते हैं ऑन एफबीआर के अफसरान पे। तो इसीलिए फिर जो भी सर्कुलर आएगा वो एफबीआर के अफसरान ने फॉलो करना है। तो इन सब की नेचर, जैसे कि सेल्स टैक्स के सर्कुलर्स में खोलता हूं बच्चों। अब यहाँ पे उन्होंने कह दिया कि डेट ऑफ रिटर्न एक्सटेंड कर दी गई सेल्स टैक्स की। तो अगर मैं इसको खोलता हूँ, अब इसमें कानून एफबीआर ने उसकी ऑटो खुद से उस अपनी जो रिटर्न फाइल करने की डेट होती है किसी महीने की, तो उन्होंने कहा जुलाई के महीने की एक्सटेंड करते हैं। 18 को फाइल होनी थी, हम एक्सटेंड करें 23 तक के लिए। तो आप ये, अब उन्होंने एफबीआर के अफसरान को गाइडेंस दी कि अगर कोई बंदा लेट फाइल करता है बाय 23rd, तो आपकी तरफ से वो एक्टिव ही होगा, उसको इनएक्टिव नहीं करना, या कोई भी वजह है तो वो उसको वैलिड रिटर्न तैयार करना है, या कोई भी और इशू नहीं है इसके ऊपर। तो ये इस तरीके से एफबीआर अपने अफसरान को डायरेक्शन दिया करता है। इसमें मल्टीपल है बच्चों, कोई एक नहीं है, बहुत ज्यादा हुआ करते हैं। तो हम बारी बारी जहां जहां पॉसिबल होगा इनको हम रिव्यू करते रहेंगे, रिविजिट करते रहेंगे। अब ये थे एफबीआई के सर्कुलर्स। फिर पब्लिकेशंस आ गई है, एफबीआई की कोई पब्लिकेशन हुई है, ब्रोशर चल रहा है तो उसके ऊपर आ गया। फिर यहाँ पे अपडेट्स आ गई। सॉरी बच्चों।
अब ये अपडेट्स आ रही हैं, यहां पर मैं आपको अपडेट्स बताता जाऊं कि जैसे एक एक नॉर्मल सी बात है कि हमारी रिटर्न जो है, इनकम टैक्स की रिटर्न, वो फाइल होती है बाय 30 सितंबर से पहले पहले फाइल करनी है। तो जो 30 सितंबर से 30 सितंबर से जिसने फाइल होनी है, तो उस टाइम क्या होता है कि बाज़ औक़ात एक्सटेंड कर दी जाती है। तो जब एक्सटेंड कर दी जाती है रिटर्न की डेट, तो उसका एफबीआर एक खुद से नोटिफिकेशन या कोई खबर इशू किया करता है, या नोटिफिकेशन आएगा, सर्कुलर आएगा, कुछ भी आएगा, तो वो एफबीआर इशू क्या करता है। तो जितनी भी एफबीआर में कार्रवाइयां हो रही हैं, कस्टम्स के इतने माल पकड़ा गया, ये हो गया, वो हो गया, फेडरल मिनिस्टर की मीटिंग थी, यहाँ पर वो आए हैं, उन्होंने मीटिंग अटेंड की है, तो यहाँ तस्वीरें लगी होंगी। तो जो जो एफबीआर में एक 10 दिन की अपडेट चल रही होगी, या कोई काम किया होगा, या नया एसआरओ आएगा, या नया नोटिफिकेशन आएगा, तो वो सारे यहाँ अपडेट्स के अंदर लिखे होंगे। और इसी तरह जो अपडेट्स हैं यहाँ पर ऊपर टिकर की फॉर्म में भी चल रहे होते हैं। तो ये सारे के सारे उसी के साथ मुंसलिक है कि आपके अपडेट्स और ये सारी की सारी उसी के साथ चीजें चल रही होती हैं। अच्छा बच्चों, थोड़ा सा आगे चलते हैं। किसी का यहां तक कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन, कोई बच्चा, किसी को कोई इशू हो रहा हो तो बच्चे बताओ। एनीवन जिसको कोई इशू है यहाँ पर तो बताएं, कोई सवाल है तो। चलिए बच्चों, मैं आगे मूव ऑन करता हूँ। किसी का कोई सवाल हो तो बच्चे बता दीजिएगा। अब मैं स्टार्ट करता हूँ बच्चों, आयरस की तरफ हम मूव ऑन करते हैं। जी जी, फरहान बच्चे बोलिएगा, सॉरी मुझे आवाज नहीं आई आपकी। वालेकुम सलाम। अच्छा, कोई सवाल मुझे आया नहीं, आप तक मेरे तक सवाल नहीं पहुंचा फरहान बच्चे, सॉरी। तो अगर कोई सवाल है तो फरहान बच्चे पूछो जरा, अगर कोई सवाल है तो। चलें, अगर जब सवाल आएगा बेशक आप मैसेज टाइप भी कर सकते हैं, यहाँ चैट में आप टाइप कर दें, मैं जवाब दे देता हूँ। तो मैं आगे फिर भी मूव ऑन करता हूँ। अच्छा, बेसिक आयरस को स्टार्ट करते हैं। जहां पर जब जैसे आप ये देख रहे हैं कि एफबीआई की साइट इस तरह की है, तो यहाँ पर ये जो पोर्शन है, ये सारे के सारा पोर्शन, ये सब आपके लिए ज्यादा अहम है। मैं बच्चों नेट नेट चेंज करता हूँ, क्या पता आपको आवाज का इशू हो। आवाज आ रही है आप सबको बच्चों? किसी को आवाज का इशू तो नहीं है बच्चों? एनीवन जिसको आवाज का इशू हो? बच्चों, आवाज का किसी को इशू तो नहीं है जिसको? अच्छा बच्चों, मैंने नेट चेंज किया है। बीच बीच में मसला होगा तो बाखुदा मेरी तरफ से कोई मसला नहीं है, ये जहां से मसला है आप सबको पता है। तो अब आवाज क्लियर है आप सबको बच्चों? कोई आवाज का कोई किसी को क्लियर आ रही है आवाज? अभी बताओ बच्चों, मेरी आवाज आप सबको आ रही है? यस सर, इट्स क्लियर, थैंक यू वेरी मच बच्चों। अच्छा, आगे चलते हैं बच्चों। यहाँ पे बच्चों आप सबके आगे ये जो पोर्शन आ रहा है एफबीआर का, यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ बच्चों कि ये बेसिक पोर्शन है जहाँ पर सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स, एफईडी और कस्टम्स की कंप्लायंस यहाँ पर हुआ करती है। तो यहाँ पर मैं पहले स्टार्ट करता हूँ बेसिक आयरस से। तो ये ऑनलाइन सर्विसेज है, ये इसमें काफी कुछ अवेलेबल है। तो यहाँ पर मैं जाता हूँ इनकम टैक्स। ये अगर आप गौर करो स्क्रीन पे, तो यहाँ पे लिखा हुआ है आयरस 2.0। तो ये जो आयरस 2.0 है, इस पे मैं बच्चों आप सबके सामने क्लिक करता हूँ। जैसे मैंने इस पे क्लिक किया तो ये स्क्रीन एक डिफरेंट खुल गई है आप सबके। यहाँ पे मैं क्रॉस कर रहा हूँ। तो यहाँ से हम बेसिकली स्टार्ट करते हैं कि आपके पास क्लाइंट आएंगे, बिजनेस आएंगे, जो भी आएगा आपके पास, आपने उसको रजिस्ट्रेशन करनी है। तो बेसिकली रजिस्ट्रेशन कैसे करनी होती है, तो उस एलिमेंट पे हम आज के दिन सिर्फ बेसिक 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 चीजें देखते हैं। थोड़ा सा मतलब स्टार्ट कर लेते हैं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। आयरस को मसला नहीं है, आयरस इज वेरी बेसिक। कोई घबराहट होगी, आई बी आंसरेबल। तो यहाँ पर मैं जाता हूँ बच्चों, यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन, इस आयरस के पोर्टल पे न्यू रजिस्ट्रेशन, आई होप सब फॉलो कर रहे होंगे मुझे।
तो इस न्यू रजिस्ट्रेशन में मैं गया हूँ बच्चों, यहाँ पर आगे से कह रहा है कि बेसिक इन्फॉर्मेशन, तो यहाँ पे मैं बेसिक इन्फॉर्मेशन डाल देता हूँ आप सबके सामने। ये मैं इन्फॉर्मेशन फीड इन कर रहा हूँ बच्चों। अच्छा, अहम बात यह है कि बच्चों यहाँ पे गौर करें कि जहां जस्ट टैरिक लगा हुआ है, जहां जस्ट टैरिक लगा हुआ है, यह आपने मैंडेटरी फिल करना है, मैंडेटरी, ठीक है। आगे चलते हैं बच्चों, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, यहाँ पे डाल देता हूँ हाउस। अच्छा, ये मैंने बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ तक डाल दी है, आई होप आप सबको नजर आ रही होगी। यहाँ पर मैंने इन्फॉर्मेशन डाली, ये टोटल एरिया मैंने डाला है 2 किनाल, ठीक है। मैं यहाँ पे 10 किनाल डाल देता हूँ, मैं यहाँ पे 1000 किनाल डाल देता हूँ, ठीक है, 10,000 किनाल डाल देता हूँ। क्या इस इंफॉर्मेशन से कोई इफेक्ट होगा, कोई मेरा क्लाइंट को कोई इफेक्ट होगा इस इंफॉर्मेशन की वजह से? तो इस इंफॉर्मेशन की वजह से मेरे किसी क्लाइंट को कभी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मैंने यहाँ पे 10,000 लिख दूं, यहाँ पे 1 लिख दूं, यहाँ पे 0.5 लिख दूं, कोशिश करें कि 1 लिख दें या 5 मरला लिख दें या कोई स्क्वायर फुट लिख दें कि 50 स्क्वायर फुट या जो भी। तो इस इंफॉर्मेशन से यहाँ पे टोटल एरिया आ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर मैं इधर नहीं भी लिखता, क्या उससे फर्क पड़ेगा? नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्टेरिक नहीं लगा हुआ टोटल एरिया के साथ, तो इसकी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे आगे सिटी है लिखा हुआ है, यहाँ पे सिटी पे मैं क्लिक करता हूँ, जैसे कि यहाँ पे मैं आप सबके सामने लिखता हूँ लाहौर। तो यहाँ पे मल्टीपल शहर दे दिए हैं लाहौर के, मल्टीपल टाउन्स। तो अगर मेरा कोई इस टाउन के करीब करीब कोई है एग्जैक्ट यहाँ पे मैच करता है, तो मैं उसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। अगर नहीं मैच करता, अगर कोई भी नहीं मैच करता, जैसे मैं अगेन लाहौर लिख रहा हूँ यहाँ पे, तो अगर कोई मैच नहीं करता तो यहाँ पे जरा गौर करो बच्चों, एंड के ऊपर, एंड के ऊपर लाहौर लिखा हुआ आ रहा है। मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो अकॉर्डिंगली यहाँ पे लाहौर लाहौर दोनों जगहों पे लिखा होगा। इससे ये ज्यादा बेहतर है एज कंपेयर टू स्पेशल टाउन सेलेक्ट करें। जैसे मैं अगेन यहाँ पे करता हूँ, कराची लिखता हूँ बच्चों, तो कराची के मल्टीपल टाउन्स मुझे दे दिए गए। अगर कोई इसमें मेरा टाउन लगता है जो एफबीआई के पोर्टल पे नजर आ रहे हैं, अगर कोई लगता है फिर इनफ। अगर कहीं नहीं लगता तो कराची साउथ, कराची वेस्ट, कराची सेंट्रल, कराची ईस्ट में से कोई भी सिलेक्ट मैं कर सकता हूं, उससे कोई मसला ही नहीं है। लेट्स से मैं कराची सेंट्रल कर देता हूं, क्या इससे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। आगे मैं चलता हूँ कैपेसिटी के अंदर। ये मेरा घर मेरे अपने नाम पर है, या मैं यहाँ पर एक एज ए किराएदार रह रहा हूँ? तो मैं यहाँ पर मेंशन करूंगा, अगर मैं किराएदार हूँ तो मैं किधर बेनामी लेसी टेनेंट लिखा हुआ है बच्चों, ये टेनेंट के ऊपर मैंने ये एक तरह से किया सिलेक्ट। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ, मेरे अगर घर का अकेला घर में मैं ही रह रहा हूँ, मीन्स कि वो पूरे घर में मैं किराए पे रह रहा हूँ, तो उसको 100% लिख दूंगा। अगर दो बंदे, दो फैमिली ऊपर नीचे पोर्शन पे रह रहे हैं तो 50 लिख दूंगा। अगर मैं 25 लिख देता हूँ, मतलब एक घर के 4 हिस्से हैं, तो मेरा 25% वहां हिस्सा है। तो अकॉर्डिंगली मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, 1 भी लिख सकता हूँ, लेकिन 1 से कम नहीं लिख सकता और 100 से ज्यादा नहीं लिख सकता। इसी तरह अगर मैं उस घर का मालिक हूँ, तो मैं इधर मालिक लिख के यहाँ पे 100% कर देता हूँ। अगर मैं, मेरे वालिद साहब का घर है, तो मैं इसको 50% लिख देता हूँ या इसको 1 लिख देता हूँ। तो इससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, बस एड्रेस की इंफॉर्मेशन आ रही है। तो मैंने ये एड्रेस की इंफॉर्मेशन डाली। जैसे मैंने एड्रेस डाला, मैंने आपको पहले बताया है कि इस एड्रेस की वजह से कोई फर्क ही नहीं पड़ना, कुछ भी मसला नहीं होना। तो ये एड्रेस मैंने जैसे लिखा, मतलब आपको कोई नोटिस आएगा इस एड्रेस के कि आपके 10,000 किनाल है, आपने लिखा हुआ है, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला इससे। इस एड्रेस की बुनियाद पे आपको एफबीआई नोटिस नहीं करेगा, लेकिन हाँ, इस एड्रेस के ऊपर नोटिस जरूर आएंगे।
क्यों नोटिस आएंगे? कि अगर आपने कोई टैक्स कम दिया, टैक्स ज्यादा दिया, तो जो भी एफबीआर ने कार्रवाई करनी है तो उसने आपको नोटिस भेजना है। वो नोटिस मैनुअल भी आता है, बरास्ता ईमेल भी आया करता है। तो ईमेल के बजरिए, ईमेल सॉरी, ईमेल भी आती है, और आपके घर पे या जो एड्रेस आपने यहां पर दिया उस पे कोरियर भी आया करता है। तो कहने का मतलब ये है कि आप अगर एड्रेस नहीं लिखते प्रॉपर, आप अगर मोबाइल नंबर प्रॉपर नहीं लिखते, जैसे ये वहां पे मैंने मोबाइल नंबर 2 दफा लिखा और ईमेल लिखी, इसका पर्पस क्या है? मुझे मोबाइल पर मैसेज आएगा, मुझे ईमेल पर भी मेल आएगी, और मुझे एड्रेस पे कोरियर आएगा। अगर मैं ये नहीं करता तो मेरे खिलाफ कार्रवाई जो एफबीआर करेगा वो नोटिस भी भेजता रहेगा, और अकॉर्डिंगली उन्होंने मेरे खिलाफ कार्रवाई एंड भी हो जाएगी, और मेरे अकाउंट से पैसे निकल भी सकते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने एड्रेस गलत लिखा हुआ है, मोबाइल नंबर गलत लिखा हुआ है, और ईमेल एड्रेस जो है वो गलत लिखी हुई है। तो ये इस वजह से हुआ करता है। तो बेहतर है आप अपने क्लाइंट से या अपना लिखना हो तो प्रॉपर यहां पर लिखें, अदरवाइज आपके लिए ये मसला क्रिएट हो सकता है। खैर, इससे आगे चलते हैं। यहाँ पर मैं कैप्चा मेंशन करता हूँ, जैसे YQW3। इसको मैं सबमिट करूंगा तो मेरे पे एरर आ जाएगा। एरर क्यों आएगा? क्योंकि मैं ऑलरेडी रजिस्टर्ड हूं, मैंने अपनी इंफॉर्मेशन डाली है। तो उसने कह दिया कोई सेल नंबर और दे दो, कोई सेल नंबर ऑलरेडी एंटर्ड फॉर अनदर पर्सन। तो ये नंबर किसी और के नाम पर रजिस्टर्ड है, या किसी और के नाम पर मैंने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन करवाई हुई है, तो अकॉर्डिंगली ये नंबर उसने का गलत है। इसी तरह मैं ऑलरेडी एफबीआर में रजिस्टर्ड हूँ, इसलिए ये मुझे अभी रजिस्टर नहीं करेगा। तो ये जस्ट यहां तक एक सिंपल सी बात बताऊं, ये चीज अगर आप करते हैं सबमिट, आपकी नए नए अनरजिस्टर्ड पर्सन की जब रजिस्ट्रेशन कर रहे होते हैं, तो जैसे ही सबमिट करेंगे तो यहां पर यहां पर इसी सबमिट के नीचे दो कॉलम्स खुल जाएंगे। उन दो कॉलम्स में लिखना होगा, एक में ईमेल का कोड जो आपने ईमेल दी है उस पे एफबीआई की तरफ से कोड आएगा, और एक पे मोबाइल पर आप पे कोड आया होगा। तो आप दोनों मेंशन करेंगे बच्चों, दोनों मेंशन करेंगे, फिर सबमिट करेंगे, तो आपको लॉगिन पासवर्ड एफबीआई की तरफ से ईमेल भी आ जाएगी, और एफबीआई की तरफ से आपको वो भी आ जाएगा सॉरी, आपको ईमेल भी आ जानी है एफबीआई की तरफ से, और आपको वो क्या कहते हैं पासवर्ड मोबाइल पे भी मैसेज आ जाना है। दोनों तरफ आपका लॉगिन पासवर्ड इशू हो के आपको मिल जाया करेगा। तो वो बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन आपने इस तरीके से अपनी रजिस्ट्रेशन करनी है एफबीआई के पोर्टल पे। यहां तक किसी का कोई सवाल, कोई चीज किसी बच्चे को समझ नहीं आई तो बच्चे बताओ। अच्छा बच्चों, थोड़ा सा आगे मूव ऑन करते हैं। आप लोग सवाल तो पूछ ही रहे, तो मैं खैर बेहतर यही है कि मैं आगे आगे चलता जाऊं। ठीक है, ये हो गया, रजिस्ट्रेशन का आ गया। अब यहाँ पर ये मैंने अभी तक आपको जो बताया न्यू रजिस्ट्रेशन का, यहाँ पर मैं बताता जाऊं कि अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी बच्चे। सर एक ये क्वेश्चन है, यहाँ तक तो आपने समझा दिया, लेकिन एक इनकी ऐप है टैक्स आसान, हाँ जी बच्चे। तो सर उसको भी हम यूज कर सकते हैं? बच्चे मैं रिकमेंड करूंगा यही यूज करो जो मैंने यूज किया, पोर्टल, एफबीआर का जी पोर्टल। सर। ये जी, ज्यादा बेहतर है, ठीक हो गया सर। प्रॉपर ज्यादा इंफॉर्मेशन डाल सकते हो, अच्छी इंफॉर्मेशन डाल सकते हो एज कम्पेयर की वो जो पोर्टल है। इंफॉर्मेशन वहां पर भी यही जाएगी। ठीक है, कोई फर्क नहीं है, ठीक हो गया सर। तो दोनों में कोई फर्क नहीं है, बट बेहतर है कि ये यूज कर लो। ठीक है, ठीक हो चलो, गया आगे जी। जी, शुक्रिया सर। कोई मसला नहीं बच्चे। आगे मूव ऑन करते हैं बच्चों। यहाँ पर ये न्यू रजिस्ट्रेशन के मैंने कहा था, हाँ मैं बताने लगा था कि आपने ये ईमेल डाली है, आपने ये मोबाइल नंबर डाला है किसी भी क्लाइंट का, आपने ये एड्रेस डाला है। क्वेश्चन है कि क्या ये चेंज हो सकता है? तो इसका जवाब है जी बिल्कुल। आपका घर चेंज हो गया, एड्रेस चेंज हो गया, आप इसको भी चेंज कर सकते हो। वंस यू आर रजिस्टर्ड, आपने जो इंफॉर्मेशन चेंज करनी है आप कर सकते हैं, इसमें कोई मसला भी नहीं है, और मैं करना भी तरीका बताऊंगा आप लोगों को ड्यूरिंग द क्लास। तो ये परेशानी ना लीजिएगा, एड्रेस चेंज करना, ईमेल चेंज करना, मोबाइल नंबर चेंज करना, ये हो सकता है। खैर, आगे चलते हैं। यहां पर बच्चों एक आ रहा है फॉरगॉट पासवर्ड, एक आ रहा है ई इनरोलमेंट। ये दोनों दो बेसिक चीजें आ रही हैं, फॉरगॉट पासवर्ड और ई इनरोलमेंट। लेट्स से कि मैं ई इनरोलमेंट पहले कर लेता हूं आप सबके सामने। ये दोनों इजी हैं बच्चों।
ये जस्ट लाइक अ जीमेल अकाउंट, जस्ट लाइक अ फेसबुक अकाउंट, जस्ट लाइक अ लिंक्डइन अकाउंट, ये बेसिक से अकाउंट है, इसमें कोई बड़ा मसला नहीं है, तो घबराने की कोई चीज नहीं है इसमें आप सबके सामने। ई इनरोलमेंट होती क्या है उस पर जरा डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। ई इनरोलमेंट ये होती है बच्चों आप सबके बताने के लिए कि जो ई इनरोलमेंट है, एफबीआर का जो सबसे पहला पोर्टल आया था, थोड़ा सा हिस्ट्री को सुनते हैं। एफबीआर का सबसे पहला जो आयरस आया था, जो पोर्टल आया था, सॉरी, वो आया था, मैं आपके सबके सामने खोलता हूँ बच्चों यहाँ पे। ये आया था E.FBR। ये एफबीआर की सबसे पहली पहली पुरानी वेबसाइट है, 2007 में आई थी। 2007 में वेबसाइट आई थी, उससे पहले एफबीआर सारा मैनुअल कर रहा था। तो 2007 में ये वेबसाइट आई, इसके पे सारा कुछ होता था, रिटर्न फाइलिंग, सीएसएस की रिटर्न फाइलिंग, ईच एंड एवरीथिंग इस पे होती थी। 2013 में, टैक्स ईयर 2013 मतलब 1 जुलाई 2013 से ऑनवर्ड आपके पास आ गया था आयरस। जैसे मैंने ये खोला हुआ है ना, ये आयरस, तो ये एफबीआई के आगे आयरस आ गया था। अगर आप मेरी स्क्रीन पे यहाँ पे देखें जहां पे मेरा माउस है, तो ये लिखा हुआ है आयरस 2.0। तो 2013 में आया था आयरस 1.0, 2023 में आया आयरस 2.0। अब आगे चलते हैं। पॉइंट अहम ये है, जो बताने वाला पॉइंट अहम है वो ये है बच्चों कि 2000 ये आपकी ई इनरोलमेंट क्या होती है। अब आपने 2007 में अगर रजिस्टर करवाया अपने आप को, 2007 में, तो आप E.FBR पे थे, आप रिटर्न फाइल करते रहे, लेकिन 2013 में जब आयरस आया, तो एफबीआर ने कहा था कि दोबारा से आप ई इनरोल हो जाएं। यूजली तौर पे एफबीआर के पास डेटा हुआ करता है, आप सबके लॉगिन और पासवर्ड्स का डेटा एफबीआर के पास मौजूद हुआ करता है। अब होता क्या है, बाज औकात वो डेटा लैग कर जाता है या खराब हो जाता है, एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पे ट्रांसफर पे। वो जब ट्रांसफर करने पे लेट हो जाया करता है, तो फिर क्या करना होता है, फिर जब डेटा आपने, अब फिर एफबीआई कहता है कि आप ई इनरोल हो जाएं दोबारा। ठीक है, तो जब ई इनरोल होने का मकसद क्या है, ई इनरोल होने का मकसद ये है कि आप एफबीआर के पोर्टल पे दोबारा एक्टिव हो जाएं। रजिस्टर्ड आप हैं, बट एक्टिव आप हो जाएं। तो पर्पस क्या है, एक्टिव होना। क्यों आप एक्टिव क्यों होते हैं, क्यों आपका लॉगिन पासवर्ड एफबीआर की साइट से खत्म हो चुका होता है। आपका क्या होता है, ईमेल और मोबाइल नंबर एफबीआई की साइट से गायब हो जाता है। ये जो ईमेल और मोबाइल नंबर एफबीआई की साइट से कब गायब होता है, स्पेशली ये तब गायब होता है जब इस तरह के इश्यूज हों कि एक पोर्टल से दूसरे पोर्टल पे शिफ्ट हुए हो। इसके अलावा साइबर अटैक होते हैं एफबीआई की साइट के ऊपर। एफबीआई की साइट पे साइबर अटैक, बाजू का डेटा हैक होता है एफबीआई की साइट से, बाजू का और तरह के मसले होते हैं, सिस्टम करप्ट हो जाता है, बाजू का वायरस आ जाता है एफबीआई के सिस्टम में, जिसकी वजह से आपका लॉगिन तो आईडी कार्ड नंबर ही रहेगा, बट पासवर्ड जो है वो एफबीआई की साइट से गायब कर दिए जाते हैं। उसकी वजह से एफबीआई कहता है कि आप दोबारा से ई इनरोल हो जाएं। तो ये जो चीज है, एक मिनट बच्चों, सॉरी बच्चों, अच्छा, इस वजह से साइबर अटैक और इन वजहों से आपके मोबाइल नंबर, आपका ईमेल नंबर, ये सब जब एफबीआई की साइट से हट जाते हैं, तो फिर आपको एफबीआई कहता है कि आप दोबारा से ई इनरोल हो। तो ई इनरोल होने का पर्पस क्या है, एक्टिव होना दोबारा से। तो आप यहाँ पर अपना आईडी कार्ड नंबर लिखेंगे, जैसे ये है, क्या क्या था, 313032916, एक मिनट बच्चों, मुझे तो नंबर भी याद नहीं है। नंबर 6,
0305। थ्री जीरो फाइव डबल वन डबल एट। अब बच्चे मैं ये टाइपिंग कर रहा हूँ, इस वजह से ना वो मैं आवाज नहीं आ रही होगी। अच्छा, ये जस्ट मैंने इन्फॉर्मेशन डाली है, इसको मैं सबमिट करूंगा, ओब्वियसली एरर आ जाएगा। आई होप सो, अगर एरर नहीं आएगा तो वो कहेगा आप ही इनरोल कर लें। तो इसमें क्या होता है, यू आर ऑलरेडी ई इनरोल्ड। अब मेरी इन्फॉर्मेशन सारी प्रॉपर डाली है, तो उसने मुझे कह दिया आप ऑलरेडी ई इनरोल हो। ई इनरोल नहीं होता तो ये मुझे कह देता है कि आपका ये इन्फॉर्मेशन दोबारा से डालें। अब ई इनरोलमेंट का पता कैसे चलता है, अब ई इनरोलमेंट का हमें पता कैसे चलता है, तो मैं जरा आप सबके सामने जरा गौर से देखिएगा। मैं एफबीआई की साइट पे जाता हूँ, यहां पर जा रहा हूँ ऑनलाइन वेरिफिकेशन पोर्टल पे। मैं इधर आया ऑनलाइन वेरिफिकेशन पोर्टल पर, जो अगेन दिखाता हूँ, एफबीआई की साइट है ये। इधर नीचे आता हूँ, यहाँ लिखा हुआ है ऑनलाइन वेरिफिकेशन पोर्टल। मैं इधर आया ऑनलाइन वेरिफिकेशन, यहाँ पर आता हूँ टैक्स पेयर्स प्रोफाइल इंक्वायरी। मैं इस पे जाता हूँ बच्चों, टैक्स पेयर्स प्रोफाइल इंक्वायरी, ये और करो बच्चों। ठीक है, मैं इस पे आया, ये आ रहा है टैक्स पेयर प्रोफाइल इंक्वायरी, यहाँ पर भी आ रहा है ये। अब मैं यहाँ पे लिखता, पैरामीटर सेलेक्ट करता हूँ आईडी कार्ड सीएनसी, यहाँ पे लिखता हूँ अपना आईडी कार्ड। कैप्चा 345003। अब बच्चों गौर से देखिएगा, मैं इसको वेरीफाई करता हूँ। तो वेरीफाई जब किया तो इसने, देखिए बच्चों, यहाँ पर उसने मुझे दे दिया, मैं इसको प्रिंट भी करने की ऑप्शन देता तो इसने ये मुझे दे दिया। ये क्या दे रहा है भैया? अब ये मुझे इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी, मैं इसको, अगर आप गौर करो तो मैं इसको सेव करता हूँ। मैं आपको दिखाता हूँ बच्चों। तो इसने मुझे ये इन्फॉर्मेशन दी, इसने क्या दिया है, शरियार खान हैं जी, पाकिस्तानी मेल हैं, इनके रजिस्ट्रेशन नंबर ये है जो आईडी कार्ड नंबर है। फिर उसने मेरी थोड़ी सी एक ईमेल दे दी, SHA जो भी है, उसने ये मुझे ईमेल प्रोवाइड कर दी कि जो भी है इसमें थोड़ी थोड़ी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी। मेरी ईमेल में 29 भी आ रहा है, ये जीमेल आ गया। इसके अलावा ये मेरा मोबाइल नंबर आ रहा है 030611000339, खैर जो भी है। तो फिर मेरा एड्रेस भी दे दिया। ई इनरोलमेंट की जरूरत कब पता चलती है कि कब ई इनरोल होना है, जब आपका ये ईमेल और सेल नंबर ये दोनों गायब हो जाए, या दोनों में से कोई एक भी एफबीआर की साइट से गायब हो जाए। दोनों में से कोई एक चीज जब एफबीआर की साइट से गायब होती है बच्चों, तो फिर आपको ई इनरोलमेंट करने की जरूरत होती है, क्योंकि मेरा ईमेल भी आ रहा है, मोबाइल नंबर भी आ रहा है, इसलिए मुझे ई इनरोलमेंट की जरूरत नहीं। और इसलिए उसने कहा कि यू आर ऑलरेडी ई इनरोल्ड। तो ये इंफॉर्मेशन मुझे वेबसाइट से मिल गई और बता रहा है कि मेरा आरटीओ इस्लामाबाद है, मैं इनकम टैक्स के लिए एक्टिव हूँ, मैं 23 नवंबर 2016 से रजिस्टर्ड हूँ, ये मेरा एड्रेस आ रहा है, ये पार्शल मोबाइल नंबर दे दिया, पार्शल ईमेल दे दी, और बाकी सारी इंफॉर्मेशन उसने खुद से प्रोवाइड कर दी। तो ये उसने, और मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर या एनटीएन ये मेरा आईडी कार्ड नंबर ही है। तो ये टैक्स पे प्रोफाइल इंक्वायरी से बंदे की इंफॉर्मेशन पता चल जाती है। खैर, तो ये ई इनरोलमेंट का पर्पस ये था। किसी को ई इनरोलमेंट में कोई इशू, कोई मसला, कोई आपको समझ नहीं आई तो बच्चे बताओ, एनीवन? मैं आगे मूव ऑन करता हूं बच्चों। यहाँ पे आगे आ रहा है फॉरगॉट पासवर्ड, सिंपल सा। मैं फॉरगॉट पासवर्ड पे क्लिक करता हूं बच्चों, सेम जैसे कि आपकी इंफॉर्मेशन पहले डली थी, यहाँ पे आप आईडी कार्ड नंबर डालो, मैं अपना डालता हूँ। अच्छा, ईमेल डाल दी, 2306 ZP।
ये मैंने इंफॉर्मेशन डाली फॉरगॉट पासवर्ड करने के लिए। मैं अब मैंने अपनी ईमेल डाली, ये ईमेल मैंने आपके सामने चेक की है फ्रॉम माय वेरिफिकेशन, एफबीआर वेरिफिकेशन पोर्टल से। मैंने मोबाइल नंबर भी वेरिफिकेशन पोर्टल पे पार्शल मुझे मिल गया था, तो मुझे याद आ गया कि मेरा एक्चुअल मोबाइल नंबर कौन सा है। तो मैंने ये सारी इंफॉर्मेशन डाल दी, इधर करता हूँ सबमिट। जैसे मैं सबमिट करता हूं तो यहाँ पे गौर करो बच्चों, एक उसने का एसएमएस पे कोड भेज दिया, एक आपकी ईमेल पे कोड आ गया। दोनों में से कहीं ना दोनों दोनों जगहों पे डिफरेंट कोड ही है। जैसे कि मैं अगर जीमेल खोलता हूं अपनी, आप सबको दिखाता हूं। यहाँ पर अभी तो मुझे नहीं आया मेल या एफबीआई की तरफ से। आ जाओ यार, मेल आ जाओ। मैंने यही ईमेल डाली थी, मुझे तो ये ईमेल भी भूल गई है। जस्ट अ मिनट बच्चों। यार खान29@gmail.com। खैर, 1 मिनट के अंदर अंदर ईमेल आपको रिसीव हो जाती है। अभी शायद नहीं आ रही आप सबकी, मतलब मेरी हार्ड लक कि मेरी ये आ गया। देखो बच्चों, देखो एफबीआई की तरफ से मेल आ गई मुझे। उसने क्या बताया कि आपके वेरिफिकेशन कोड है ये वाला। ठीक है, मैं इस कोड को उठाऊंगा, इस कोड को कॉपी किया मैंने, मैं यहां पर गया और यहां पर ईमेल कोड डाल दिया। इसी तरह कोई जो कोड आया मुझे उधर से मोबाइल मैसेज पे, तो मैंने ये कोड डाला और इसको वेरीफाई करूंगा, तो मुझे कहेगा कि नया पासवर्ड डाल दें और वापस लॉग इन हो जाए। तो इस तरह करने से मैं दोबारा से फॉरगॉट पासवर्ड करके अपना लॉगिन दोबारा से कर सकता हूं। किसी को यहां तक कोई कंफ्यूजन, कोई मसला, कोई परेशानी, एनीवन? तो बच्चे बताओ। चलें बच्चों, मैं आगे मूव ऑन करता हूं बच्चों। मैं आप लोगों के सवालात का वेट करता हूं। तुसी बोलते नहीं हो, कोई गल नहीं। ठीक है, चंगी गल तो नहीं, लेकिन चलो जी कोई बात नहीं। आगे चलते हैं बच्चों। अच्छा, ये जस्ट मैंने यहाँ पर बेसिक्स, एक फॉरगॉट पासवर्ड बताया, एक न्यू रजिस्ट्रेशन बताया और एक ई इनरोलमेंट बताया। अब मैं चलता हूँ थोड़ा सा आगे, मैं लॉग इन करता हूँ। बच्चों ये मैंने लॉग इन कर लिया है, ये मेरा पोर्टल खुल गया है, ये एफबीआर का पोर्टल मेरे पे खुल गया है। अब इसका मतलब है मैंने जब रजिस्ट्रेशन कर लेता हूं उसके बाद ये स्क्रीन खुलती है हर किसी के पास, विदाउट एनी काइंड ऑफ एक्सेप्शन, इन फ्रंट ऑफ ईच एंड एवरी टैक्स पेयर। चाहे इंडिविजुअल हो, चाहे पार्टनरशिप फर्म हो, चाहे कंपनी हो, चाहे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, चाहे फेडरल गवर्नमेंट हो, प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो, कोई भी एंटिटी जो एफबीआर के पास रजिस्टर्ड होती है, वो लॉग इन करती है, तो उस सब के सामने ये पूरे का पूरा पोर्टल जितना भी आपको नजर आ रहा है, ये सारे के सारा उसके आगे खुलता है इसी तरह से। कोई स्पेशल चीज नहीं होती। तो अगर आप इंडिविजुअल का समझ रहे, सोच रहे हैं, तो इंडिविजुअल वाला भी कवर हो रहा है। अगर आप कंपनी का सोच रहे हैं तो वो भी डेफिनेटली यहाँ पे कवर हो रहा है। खैर, तो यहाँ पर बच्चों अभी तक हमने जो पढ़ा वो रजिस्ट्रेशन टैब में से कुछ चीजें हमने पढ़ ली हैं जो अभी आप सबके सामने की। आप जरा गौर करो, यहाँ थोड़ा सा हम ओवरव्यू करते हैं इस पोर्टल का, क्योंकि ये आईआरएस पोर्टल है। थोड़ा सा ओवरव्यू करते हैं। अब यहाँ पर सबसे बेसिक से स्टार्ट करते हैं। जैसे आप लोगों को पता है, इनबॉक्स, ड्राफ्ट, आउटबॉक्स और कंप्लीटेड टास्क। अब इनबॉक्स होता क्या है, जरा हम लॉ की लैंग्वेज में समझते हैं। इनबॉक्स वो चीज है जहां पर एफबीआर की तरफ से कोई नोटिस आया हो। जैसे आप यहां पर देख रहे हो, एफबीआर ने मुझे नोटिस किया है फॉर सैंक्शंस। कोई भी मुझे नोटिस, मतलब 100 तरह के नोटिस आ सकते हैं। तो एफबीआर की तरफ से कोई नोटिस आएगा, कोई नोटिस, वो मेरे इनबॉक्स में आएगा। अगर उस नोटिस पे मैंने जवाब देना शुरू किया, जैसे यहां पर मैं रिप्लाई पे क्लिक करता हूं। अभी देखो बच्चों, यहां पे ड्राफ्ट में आता हूं, मैं ड्राफ्ट पे आया, इसको मैं डिलीट कर देता हूं। ठीक है,
अभी आप बच्चों वो करो तो मेरे ड्राफ्ट में कुछ भी मौजूद नहीं है। अब मैं इनबॉक्स पे गया, इसका मैं रिप्लाई पे क्लिक करता हूं। जैसे मैंने रिप्लाई पे क्लिक किया तो ये अभी वो कुछ भी नहीं दिखा रहा, लेकिन इस जगह पे उसको खुल जाना चाहिए था। लेकिन खैर, मैं इस नोटिस का कोई भी रिप्लाई करता हूं या कोई रिटर्न तैयार करना शुरू करता हूं, कोई एफबीआई की तरफ से क्यूरी आई है उस पे लिखना शुरू करता हूं, एफबीआई की तरफ से कुछ भी आए उसका जवाब देना शुरू करता हूं। आप अगर गौर करो तो यहाँ पे लिखा हुआ है कॉरेस्पॉन्डेंस फ्रॉम एफबीआर, एफबीआर की तरफ से कोई भी खत आया हो। आगे चलते हैं, ड्राफ्ट अनसबमिटेड डॉक्यूमेंट्स, जिस पे आप काम कर रहे हो। रिटर्न स्टार्ट कर दी है इनकम टैक्स की, सेल्स टैक्स की, नोटिस का जवाब लिखना शुरू कर दिया है, कोई एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। जैसे कि मैं रजिस्ट्रेशन में जाता हूं आप सबके सामने, यहाँ पे फॉर्म ऑफ रजिस्ट्रेशन फाइल फॉर मॉडिफिकेशन ऑफ इनकम टैक्स, इस पे मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पे मैं कर रहा हूँ 2025, इसे मैं कंटिन्यू करता हूँ। तो जैसे मैंने कंटिन्यू किया, ये एक नया पेज खुला। अभी आपको समझाता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ सेव, इसको मैं करता हूँ आगे से क्लोज। तो बच्चों आप गौर करना, मैं ड्राफ्ट पे क्लिक करता हूं तो रजिस्ट्रेशन टैब के अंदर एक चीज आ गई है। क्यों? क्योंकि मैंने रजिस्ट्रेशन टैब में एक लेटर लिखना शुरू कर दिया था या एक एप्लीकेशन फाइल कर रहा था। तो ये मैं जो एप्लीकेशन फाइल कर रहा था वो ड्राफ्ट में ऑटोमेटिकली स्विच हो गई है। अब जब ड्राफ्ट में ऑटोमेटिकली जो स्विच हुई है वो कहां से हुई है? कोई भी चीज पे मैं कंप्लायंस स्टार्ट करूंगा तो वो ड्राफ्ट में चली जाएगी। अब अगर मैं इस डॉक्यूमेंट को खोलता हूं और जरा गौर करना, यहां पर आ रहा है सबमिट की ऑप्शन। आप सबको आई होप नजर आ रहा होगा, यहां पर ऑप्शन आ रही है सबमिट की। तो अगर मैं ये सबमिट कर देता हूं, इसको मैं यहां से क्लोज करता हूं बच्चों, तो ये डॉक्यूमेंट आउटबॉक्स में चला जाएगा। अच्छा, ये डॉक्यूमेंट, सॉरी मैंने म्यूट किया है बच्चों, प्लीज जरा आवाज को म्यूट कर दीजिएगा। अच्छा, ये आउटबॉक्स में जाएगा, मीन्स कोई नोटिस आया इनबॉक्स, कोई उस पे मैंने रिप्लाई शुरू किया ड्राफ्ट, वो मैंने सबमिट कर दिया तो आउटबॉक्स में चला जाएगा। उसके बाद अगर आउटबॉक्स में एफबीआर के पास चला गया और एफबीआर ने कोई भी ऑर्डर पास कर दिया है, कुछ भी जवाब दे दिया है, तो वो कंप्लीटेड टास्क में चला जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि ये इनबॉक्स ड्राफ्ट आउटपुट कंप्लीटेड टास्क ऑल्दो सेम वर्क लाइक, जैसे गूगल काम करता है, जीमेल, याहू, एमएसएन, जो भी जितनी भी चीजें हैं, इसी तरह यहां पर भी लीगली बस चीजें हैं कि अगर कोई नोटिस आएगा तो आपने इनबॉक्स में देखना है, आपने नोटिस का जवाब देना शुरू किया ड्राफ्ट में देखना है, आपने कोई जवाब सबमिट कर दिया है तो आउटबॉक्स में देखना है। और अगर सबमिट करने के बाद आप देखो, जैसे यहां पर मैंने जवाब जमा करा दिया है एफबीआर को, जब जवाब जमा करवाया है तो वो मेरा आउटबॉक्स में पड़ा है, अभी इस पे कोई ऑर्डर नहीं आया। अगर कोई ऑर्डर आता तो वो कंप्लीटली टास्क में चला जाता, यहां से आउटबॉक्स से खत्म होके। तो इस तरीके से ये वर्कआउट क्या करता है पोर्टल। अब इसमें थोड़ी मजीद इंफॉर्मेशन हम ले लेते हैं, फिर इंशाल्लाह आपसे क्वेश्चन आंसर का सेशन करते हैं। यहाँ पर अगर बच्चे आप सब गौर से देखो तो यहाँ पर आ रहा है जी, मेरा नाम आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मेरी प्रोफाइल आ रही है, पासवर्ड चेंज भी कर सकता हूँ, पिन भी चेंज कर सकता हूँ, कोई सर्टिफिकेट लेना चाहता हूँ वो भी ले सकता हूँ, डीएनएफबीपी की रजिस्ट्रेशन यहाँ से कर सकता हूँ, या कोई कंप्लेंट करनी है तो ये इस चीज का पोर्टल है। हम पोर्टल को प्रॉपर डिस्कस करेंगे, उसकी टेंशन ना लीजिएगा। अगर मैंने लॉग आउट करना है तो इस पे क्लिक करूंगा तो लॉग आउट हो जाएगा। अब चलते हैं सबसे अहम हिस्से के ऊपर। एफबीआर के अंदर बच्चों, आईआरएस पोर्टल में सबसे अहम हिस्से ये वाले हैं, ये जो जितने ऊपर वाले हैं। ऑल्दो इनबॉक्स भी बहुत अहम होता है, मतलब उसमें सारे नोटिस पड़े होते हैं, लेकिन अगर कोई एप्लीकेशन जानी है तो थ्रू इन टैब से जानी है। अगर आप इन टैब्स को देखो तो हर टैब के अंदर बेतहाशा चीजें हैं, हर टैब के अंदर बेतहाशा चीजें हैं।
रेक्टिफिकेशन आ गया, अपील फाइल यहाँ से हो सकती है, रिफंड भी यहाँ से मिलेगा, रजिस्ट्रेशन भी यहाँ से होगी डीएनएफबीपी की, विद होल्डिंग एडवांस टैक्स, इसमें बहुत चीजें हैं, एग्जाम्पशंस वगैरह इसी के अंदर आती हैं। फिर पेमेंट्स कोई की हुई है, करेक्शन करवानी है तो वो सीपीआर करेक्शन यहाँ से होगी। फिर सेल्स टैक्स के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है वो यहाँ से जाएगी। आईआरएमएस, तो अगर आपका कोई इंफॉर्मेशन सेंटर कोई इंफॉर्मेशन चाहिए या जो भी चीजें चाहिए तो वो सारी यहाँ से आएंगी। और इस तरह इनवॉइस मैनेजमेंट, एफबी, सेल्स टैक्स के ऊपर जितनी भी चीजें होंगी वो यहाँ इनवॉइस मैनेजमेंट से चलेंगी। और फिर एंड में आ रहा है एमआईएस। तो एमआईएस क्या है? ये आपका इंफॉर्मेशन सेंटर है। यहाँ पे आप अपनी जो भी टैक्स डिडक्शन हुई है पूरे साल की, यहाँ से आप सारी की सारी डिडक्शन चेक कर सकते हैं। तो ईच एंड एवरीथिंग ये इस जगह पर समाया हुआ है। हम आहिस्ता आहिस्ता पढ़ेंगे इन सब चीजों को, आहिस्ता आहिस्ता। जब आहिस्ता आहिस्ता पढ़ने का मकसद क्या है कि हम बेसिक्स से पढ़ेंगे, चीजें आहिस्ता आहिस्ता लेके चलेंगे। एक दो क्लास आहिस्ता आहिस्ता होगी, आगे क्लास स्पीड से प्रॉपर होंगी, लेकिन हम लीगली अंडरस्टैंड करेंगे हर एक चीज को। तो आप सबके लिए आज के दिन के लिए टास्क सबसे अहम ये है कि आप सब लोग अपने पास विद ड्यू रिस्पेक्ट अपने पास सेल्स टैक्स एक्ट डाउनलोड कर लें। मोबाइल यूज करते हैं, मोबाइल में डाउनलोड कर लें। आप लैपटॉप यूज करते हैं, लैपटॉप में रख लें। हम यहां से स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह तीसरी क्लास से। जो थर्ड क्लास होगी दैट वुड बी प्योरली ऑन सेल्स टैक्स, प्योरली ऑन सेल्स टैक्स। कल की क्लास क्या होगी? कल हम अपने आप को रजिस्टर हमने कर लिया है, हमने अपना बिजनेस रजिस्टर करना है कल, और कल उसी की सेल्स टैक्स की रजिस्ट्रेशन करवानी है। तो कल का टॉपिक हमारा एज ए रजिस्ट्रेशन हो गई है इंडिविजुअल। अब हमने बिजनेस रजिस्टर करना है और उसकी सेल्स टैक्स की रजिस्ट्रेशन करनी है। तो यहां तक मैं आज का टॉपिक रखूंगा। सॉरी। किसी के कोई सवालात हैं बच्चों तो प्लीज यहाँ पे पूछ लें, फिर सेशन को हम एंड करते हैं। आज ज्यादा नहीं पढ़ाना मैं चाहता। तो किसी के सवालात हैं तो प्लीज पूछें। यार मैं अपनी ना स्क्रीन ऑन कर देता हूँ और मैं ना बारी बारी आप सबसे पूछता हूँ। आप लोगों ने तो पूछना नहीं है जालमो। अच्छा बच्चों, आप में से किसी को कोई परेशानी, कोई सवाल या कोई मसला तो प्लीज पूछे बच्चों। एनीवन जिसका कोई भी मसला है। यहां तक सबको क्लियर है? कोई इशू तो नहीं है किसी को? अस्सलाम वालेकुम। वाह सलाम सजाद साहब, कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र सर, आप सुनाएं ठीक है खैरियत से। जबरदस्त अच्छा अलहमदुलिल्लाह। सर, मेरा क्वेश्चन है कि जो सेल टैक्स की नल नल की रिटर्न है सर, इसकी सर लास्ट डेट कौन सी होती है? और अगर कुछ बिजनेस हुआ है तो फिर कौन सी डेट होती है? इसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे दें काइंडली। बच्चे सेएसएस की रिटर्न फाइलिंग की डेट 18 है। ठीक है, चाहे नल है चाहे विद इनवॉइसेस है। ठीक है। तो क्या कहते हैं, दोनों की डेट एक ही है, वो 18 ऑफ एवरी मंथ है। मतलब जो महीना खत्म होगा उसके बाद वाले महीना की 18 तारीख तक रिटर्न फाइल करनी। सर ये ओपन किस डेट से होती है? मतलब 15 से 18 या इस तरह से कोई होता है इसका? नहीं, 1 तारीख से ओपन हो जाती है। फर्स्ट हर ठीक है, एक महीने के तारीख से। शुरू में 1 तारीख से ओपन हो जाती है। ठीक सर, थैंक यू। ठीक है। अच्छा, एक बच्चे का सर नो इश्यूज, आमिर शहजाद साहब थैंक यू। तो एक बार लेक्चर कंक्लूड कर दें, मैं लेट ज्वाइन किया बच्चे, कुछ नहीं, आज हमने जस्ट रजिस्ट्रेशन विद एफबीआर पढ़ा है। कैसे रजिस्टर करना है ये लेक्चर्स इंशाल्लाह अपलोड कर देंगे पोर्टल पे। आप जिस जिसकी एक्सेस मिल गई है वो इंशाल्लाह वहां पे देख लेगा। तो बस आज बेसिक रजिस्ट्रेशन हमने पढ़ी है, नथिंग एल्स इन दिस। ठीक है। चले बच्चों, कंक्लूड करते हैं, फिर इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है आप सबसे। ठीक है, इंशाल्लाह। चलें जी, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। जी अल्लाह हाफिज।